आज का हमारा टॉपिक है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। ठीक। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 चैप्टर 2 आज डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज, हिंदी में बोलते हैं दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। सबसे पहले सेक्शन 6 पढ़ेंगे। सेक्शन 6 बात करता है दंड न्यायालयों के वर्ग की, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हाई कोर्ट और इस कोड से भिन्न हाई कोर्ट और इस कोड से भिन्न किसी भी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अलावा प्रत्येक स्टेट में प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। ये टोटल 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट सेशन न्यायालय, सेकंड प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। थर्ड द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, थर्ड है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और फोर्थ है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 6 बात करता है क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो इसमें हाई कोर्ट और इस सीआरपीसी के अलावा गठित न्यायालयों के अलावा प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। पहला सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट होंगे। थर्ड द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक। अब ये जो कोर्ट होते हैं ये उच्च न्यायालय और किसी अन्य विधि के द्वारा गठित न्यायालयों के अतिरिक्त हैं। मतलब हाई कोर्ट भी होगा हर स्टेट में और इसके अलावा जो कोई विधि है उसके अंतर्गत गठित न्यायालय होंगे। ठीक है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी कुछ विशेष आपराधिक मामलों में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होता है। तो सेक्शन 6 बात करता है क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। इसका गठन कैसे होगा? हाई कोर्ट और किसी अन्य विधि के अधीन गठित न्यायालयों को छोड़कर जो है एक दंड न्यायालय का वर्ग होगा, जो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हो गया आपका सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर क्षेत्र की अगर बात है तो महानगर मजिस्ट्रेट हो गए, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 7 बात करता है प्रादेशिक खंड, टेरिटोरियल डिविजन्स, प्रादेशिक खंड। सेक्शन 7 में टोटल 4 सब क्लॉजेज हैं। इसको एक एक करके पढ़ेंगे। बैलेट आप लोग अपना ओपन कर लीजिएगा। 7 का 1 बात करता है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा और उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा और उसमें जिले होंगे। ठीक। तो प्रत्येक राज्य क्या है? एक सेशन खंड होगा और उसमें सेशन खंड होंगे और इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। जो सेशन कोर्ट होती है जिले वाइज बनती है। जैसे लखनऊ है, लखनऊ का सेशन कोर्ट होगा, इलाहाबाद का होगा, हरदोई का होगा, इस तरह का हर जिले का सेशन कोर्ट अलग अलग होता है। सेकेंड बात करता है सब क्लॉज 2, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय की परामर्श के पश्चात जो खंड हैं, सेशन खंड हैं, उनकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी सीमाओं में या उनकी जो स्ट्रेंथ है, संख्या है, उसमें भी परिवर्तन कर सकती है। थर्ड हाँ, स्टेट के हाई कोर्ट पे जैसे अब यूपी की बात होगा, ठीक है, तो यूपी का हाई कोर्ट जो है उससे यूपी गवर्नमेंट कंसर्न करेगी और जो है जितने भी सेशन खंड हैं उनमें सीमा में परिवर्तन कर सकती है या तो संख्या उनकी घटा बढ़ा सकती है, संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। सेक्शन 6 यही तो कह रहा था कि हाई कोर्ट और इस संहिता से भिन्न गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित प्रकार के दंड न्यायालय होंगे, क्रिमिनल कोर्ट होंगे। वो 4 कैटेगरी बांटा गया था, सेशन न्यायालय,
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर की बात हो रही तो महानगर मजिस्ट्रेट, थर्ड था आपका द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, और चौथा था कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक, अब 7 के थर्ड में आते हैं। राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श के बाद किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। 7 का थर्ड बात करता है कि हाई कोर्ट से परामर्श लेने के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है, उपखंडों में बांट सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमा या संख्याओं में भी परिवर्तन कर सकती है। चौथा, किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। तो इसका जो निर्माण होगा किस धारा के अधीन होगा? सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है प्रादेशिक खंड की, और ये आपका शॉर्ट में भी आ जाता है 4 नंबर में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8। ये बात करता है महानगर क्षेत्र की, मेट्रोपॉलिटन एरियाज। इसमें भी टोटल 4 सब क्लॉज हैं, 4 उपधाराएं हैं। सेक्शन 8 में भी टोटल 4 उपधाराएं हैं, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ सॉरी 5 है, सेक्शन 8 में 5 हैं, सेक्शन 7 में 4 थे, सेक्शन 8 में 5 सब क्लॉज है। पहला सब क्लॉज बात करता है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना के अनुसार घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो उसने अधिसूचना जारी की है उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा राज्य या कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या कोई नगरी अगर समाविष्ट है जिसकी संख्या 10 लाख से अधिक है, तो वह इस कोड के अनुसार महानगर क्षेत्र होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगा। जिसकी जनसंख्या कितनी होगी? ऐसा कोई शहर जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक होगी, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ के जो जज होंगे उनको क्या बोला जाएगा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स बोला जाएगा। ठीक है, महानगर क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट होते हैं। सेकंड बात करता है कि मुंबई, कोलकाता, मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक, और अहमदाबाद हो गया, ये क्या है? महानगर क्षेत्र हैं। आपका मुंबई, कोलकाता और मद्रास प्रेसिडेंसी है और अहमदाबाद नगर जो है, ये सब क्या है? महानगर क्षेत्र में आते हैं। थर्ड बात करता है, हाँ ये पहले से ऑलरेडी घोषित है। थर्ड बात करता है स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना के तहत महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम भी कर सकती है और परिवर्तित भी कर सकती है। ठीक, लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उसके क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए। अगर 10 लाख से कम हो जाएगी जनसंख्या तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज नहीं हो सकता है। तो राज्य सरकार अधिसूचना घोषित करके महानगर क्षेत्र जो बन गया है उसकी सीमा को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित भी कर सकती है, लेकिन कोई भी परिवर्तन या कमी ऐसे नहीं किया जाएगा जिससे कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम हो जाए। ठीक, सब क्लॉज 4 बात करता है जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाएं या घोषित किए जाने समझे के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अगर कम हो गई है, वहां ऐसा क्षेत्र उस तारीख को जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी महानगर क्षेत्र नहीं रह जाएगा। समझ गए? जैसे जनसंख्या 10 लाख से कम होगी वो महानगर क्षेत्र नहीं रह जाएगा। तो महानगर क्षेत्र रहने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कि उस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगर जनसंख्या 10 लाख से कम हो गई तो वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज नहीं रह जाएगा, महानगर क्षेत्र वो नहीं रहेगा। अब सब क्लॉज 5 बात करता है किसी महानगर क्षेत्र की सीमा को कम करती है या परिवर्तित करती है। किसके अंतर्गत करेंगे? उपधारा 3 के अंतर्गत। वहां ऐसी जांच
विचारण या अपील पर जो कम करने या परिवर्तित करने के ठीक पहले न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेंडिंग थी, तो ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर केस पेंडिंग है, उसके बाद अगर कम हो गया है जनसंख्या, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन इसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कोई केस अगर पेंडिंग है, आज की डेट में पेंडिंग है, वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, महानगर क्षेत्र है, लेकिन बाद में उसमें कमी आ जाती है, जनसंख्या जो है 10 लाख से कम हो गई, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जिस समय केस आया था, मैटर क्या है, पेंडिंग है, मैटर तो डिसाइड नहीं हुआ, मैटर पेंडिंग है, और जिस समय पेंडिंग था उस समय 10 लाख था जनसंख्या, तो बाद में जो कमी हो गई है उसका इस मामले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वो ऐसे निपटाया जाएगा ऐसे मान लो किसी प्रकार की कमी नहीं आई है, वो अभी महानगर क्षेत्र जैसे ही, महानगर मजिस्ट्रेट जो है वैसे ही कार्य करेंगे। ठीक, नहीं, आप कोई जब नया विवाद आएगा, हाँ, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रह गया है, लेकिन जैसे मान लीजिए आज कमी हो गई, 10 जनसंख्या जो है 10 लाख से कम हो गई, जनसंख्या जो है आज 10 लाख से कम हो गई, लेकिन कोई केस जो है पहले से लंबित है, तो जो पहले से लंबित है उसके अकॉर्डिंग ही काम होता रहेगा। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक है, सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की, सेशन न्यायालय। तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, यानी हर जिले के लिए एक सेशन सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। सेकंड सब क्लॉज, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो सेशन न्यायालय में जो न्यायाधीश महोदय होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट नियुक्ति करती है, नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। थर्ड, उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो हाई कोर्ट एक अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है। चौथा, ये भी होते हैं सेशन कोर्ट में, ठीक है। तो सेशन कोर्ट में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जो है हाई कोर्ट इनको नियुक्त कर सकती है, अपर सेशन न्यायाधीशों को और सहायक सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। फोर्थ पे आते हैं, सब क्लॉज 4, उच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी किसी सेशन खंड का सेशन न्यायाधीश है, उसके साथ साथ उनको किसी दूसरे जिले का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। पांचवा बात करता है जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के द्वारा जो उस सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है या लंबित है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश के द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। तो मैटर क्या है, यहाँ पे सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो उच्च न्यायालय अगर अर्जेंट आवेदन किया जाता है तो अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, लेकिन अगर अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो इस स्थिति में सेशन खंड के जो जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनके द्वारा मामले को निपटाना करने की व्यवस्था कर दी जाएगी। किसके द्वारा किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। 6 बात करता है सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठकें ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा
निर्दिष्ट करें। ठीक है, तो कहाँ बैठेंगे, सेशन कोर्ट कहाँ बैठेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट। कहाँ बैठक करेंगे, कहाँ कोर्ट लगेगी, ये सब हाई कोर्ट द्वारा लिस्टेड किया जाता है। ठीक, लेकिन यदि कोई विशेष मामला है, कोई स्पेशल मैटर है और सेशन न्यायालय की अगर यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और जो साक्षी हैं, साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन पक्ष और अभियुक्त पक्ष की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी और साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। अब अगर कोर्ट को लग रहा है कोई स्पेशल मैटर है और कोर्ट को लगता है कि जो जहाँ पे बैठना है उसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य स्थान पे कोर्ट लगाना है या बैठक करनी है, तो वो अभियोजन पक्ष और अभियुक्त पक्ष की सहमति लेके उस मामले को निपटाने के लिए, उसमें साक्षी और साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए उस नए स्थान पर भी बैठ सकता है। ठीक, हाँ, तो आज आपका हो गया जी। और सहायक सेशन न्यायाधीश, हाँ, नहीं परमानेंट होते हैं, परमानेंट नियुक्ति होती है। जैसे सेशन न्यायाधीश होते हैं ऐसे ही अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश की भी नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है। ठीक, तो आज हमारा हो गया सेक्शन 6, 7, 8 और 9। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बाकी का सेक्शन 10 से लेके 25A तक।